नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत स्कूलम में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीटेट की तैयारी भरपूर और जोरदार चल रही होगी आपकी। जैसा कि हमने वादा किया था कि आज अर्थात 14 जनवरी से आपको एक लक्ष्य भेदक सीडी मिलेगी। आज नहीं बल्कि आज से प्रतिदिन मिलेगी और शाम को 7 बजे। जो वादा मैंने किया था वो आज से पूरा पूरा होने जा रहा है और इस लक्ष्य भेदक सीरीज में हम आपको पुराने ईयर के जो प्रश्न पत्र हैं, विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उन प्रश्न पत्रों को के प्रश्नों को लाएंगे और उन प्रश्नों को लाएंगे जो अधिकांश बार पूछे जा चुके हैं, बार बार पूछे जा चुके हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं और उनमें जो विकल्प दिया होगा उन विकल्पों के माध्यम से आपको हम पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे शिक्षण शास्त्र, जिसको हम इंग्लिश में पेडागॉजी कहते हैं। और इन शिक्षण शास्त्र के जो बिंदु होंगे, जो विकल्प के रूप में आए होंगे, उन पर हम विस्तृत व्याख्या करेंगे और इसीलिए इसका नाम है लक्ष्य भेदक सीरीज। आप समझ सकते हैं लक्ष्य भेदक का तात्पर्य क्या होता है, जिस माध्यम से लक्ष्य को भेद लिया जाए। और वर्तमान समय में आपका जो लक्ष्य है उसका बस एक ही लक्ष्य है, सीटेट को क्वालिफाई करना। तरह तरह की नई नई न्यूज़ें आ रही हैं, नए नए समाचार आ रहे हैं। जैसे आज अभी एक समाचार प्राप्त हुआ है कि जूनियर शासकीय सहायता प्राप्त या सहायता प्राप्त जो विद्यालय हैं उनमें जूनियर में जो भी शिक्षक हैं 6 से 8 उनको भी इसके अंतर्गत रखा जाएगा, वो भी टीटी धारी होंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। हालांकि अभी न्यूज में ये केवल दिया गया कि जानकारी इकट्ठा की जाए, लेकिन जानकारी को इकट्ठा करने का क्या तात्पर्य, यही तात्पर्य होगा कि उनको जो है भी टेट से युक्त करवाया जाए। तो जो नए लोग हैं, जो सब तैयारी करके आए हैं, उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो लोग पुराने हैं उनके लिए थोड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन अभी ऐसी सूचना ये नहीं है कि टेट करवाया जाए, बल्कि अभी केवल ये सूचना है कि उनकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। तो इस लक्ष्य भेदक सीरीज में हम आपके सामने उपस्थित करते हैं सीटेट के पुराने वर्षों में आए हुए प्रश्नों के कुछ प्रश्न ऐसे जो महत्वपूर्ण हैं और उनके आए हुए विकल्पों की हम विस्तृत व्याख्या करेंगे आपके इस लक्ष्य भेदक सीरीज में। और आज ये इसका पहला पार्ट है, आज से शुरू हो रहा। प्रतिदिन शाम को 7 बजे आपको एक पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो आइए विलंब न करते हुए सीधे चलते हैं। और इसमें जो है प्रश्न जो भी शामिल होंगे वो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में शामिल होंगे। मतलब केवल ये 1 to 5 के लिए नहीं है, ये 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहले देखिए, जो सरल प्रश्न होंगे उनके विकल्पों की विस्तृत व्याख्या नहीं की जाएगी, लेकिन जो प्रश्न थोड़ा कठिन होंगे, जिसमें जो किसी उपागम या किसी विधि से होंगे, उनकी विस्तृत व्याख्या की जाएगी। विस्तृत व्याख्या मतलब वहां हम नोट्स भी बनाएंगे और नोट्स भी आपको देंगे। इससे आपकी सुगमता ये होगी कि आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो अपने नोटबुक पर, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट जरूर बनाएं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पहला है बालस्य भाषाधिकरणे अधिग्रहणे अधस्तनेश कस्य भूमिका सवर्वतो महत्वपूर्णा। बालस्य मतलब बालक की। देखो, जिन शब्दों के अंत में स्या लगा है हम बता चुके हैं काकी के। तो बालस्य मतलब बालक की भाषा अधिग्रहण का मतलब भाषा के अधिग्रहण में, भाषा का अधिग्रहण करने में, बालक का भाषा का अधिग्रहण करने में। अधस्तनेश, अधस्तनेश का मतलब होता है निम्नलिखित में से कस्य भूमिका सर्वतो महत्वपूर्ण, किसकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है, पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मतलब कहा गया है बालक के भाषा अधिग्रहण में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी है। बालक भाषा का अधिग्रहण करता है तो सबसे ज्यादा कौन भूमिका का निर्वहन करता है। परिवार से परिवार की भूमिका ज्यादा है, या विद्यालय से विद्यालय की भूमिका ज्यादा है, कि प्रसार माध्यम से प्रसार माध्यम की भूमिका ज्यादा है, और शिक्षक से शिक्षक की भूमिका। जिसमें परिवार, विद्यालय और शिक्षक को आप जानते हो। प्रसार माध्यम से का मतलब होता है प्रसार के माध्यम, जैसे रेडियो हुआ, FM आदि, जैसे टीवी हुआ, आजकल तो सोशल मीडिया चलते, ये भी प्रसार का माध्यम होते हैं। तो इनकी भूमिका ज्यादा है। मतलब बालक भाषा के अधिग्रहण करने में सबसे ज्यादा किसकी भूमिका होती है, किसके माध्यम से बालक सबसे ज्यादा भाषा का अधिग्रहण करता है, भाषा का अर्जन करता है। तो पहले कहा गया परिवार का, दूसरा विद्यालय का, तीसरा प्रसार माध्यम जैसे टीवी, रेडियो, FM या फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इनका, या फिर शिक्षक का। तो किसकी भूमिका सबसे ज्यादा होती है। तो ये संभवतः आप जान रहे होंगे कि बालक के लिए भाषा अधिग्रहण करने में सबसे ज्यादा भूमिका परिवार की होती है। इसका कारण क्या है। इसका कारण है कि सबसे ज्यादा समय बालक का जो बीतता है वो परिवार में बीतता है। विद्यालय में उसके बाद बीतता है, शिक्षक के साथ भी बीतता है, लेकिन सबसे ज्यादा बीतता परिवार में बीतता, और परिवार की बात को मानता भी। इसीलिए कहा गया है कि बालक की जो माँ है वो उसके प्रथम गुरु हैं। बालक की माँ बचपन में जो बालक को सिखा देगी, किसी की दम नहीं है कि वो जिंदगी भर सिखा दे उसको।
बचपन से अगर कह दिया गया कि झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है, बालक बूढ़ा हो जाएगा लेकिन झूठ बोलना पाप उसके दिमाग में गूंजा करेगा। इसलिए सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होती है भाषा के अर्जन में? बालक की, परिवार की होती है। परिवार में जो चीजें चल रही हैं वही उसको बाहर मिलेगा। बाहर ही कोई व्यक्ति मिले, कोई लड़का मिले, उससे बताया कि नहीं नहीं ऐसी बात है, ये सत्य है, तो कहे नहीं मम्मी ने बताया था, पापा ने बताया था, ये सत्य है। तो इस तरह से भाषा के अधिग्रहण में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होती है? परिवार की होती है। विद्यालय की सेकेंडरी स्तर पे है, दूसरे नंबर पे रखे तो ठीक है, शिक्षक की तीसरे दूसरे नंबर पे रखे तो ठीक है, प्रसार माध्यम की अन्य नंबर पे रखे तो ठीक है, लेकिन प्रथम नंबर पे जो रखा जाएगा वो क्या होगा? परिवार होगा। परिवार की भूमिका सबसे ज्यादा। देखो स्या लगा है तो का की के जुड़ेगा, स्या मतलब का की के, का की के, का की के, परिवार का, परिवार की, परिवार के, तो जो भी तीनों में से उचित होगा। परिवार की भूमिका, भूमिका शब्द है तो परिवार की, शिक्षक की, विद्यालय की, तो की जुड़ेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। व्याकरण नियमानाम कंठस्थीकरणम पद्धते केंद्रम अस्ति। कहते हैं व्याकरण नियमानाम कंठस्थीकरणम। देखो इसमें नाम लगा हुआ है, जिन शब्दों के अंत में नाम लगा होता है या ऋणाम लगा होता है उसके साथ में भी का की के जोड़ते हैं, लेकिन वो बहुवचन में जोड़ते हैं। किस वचन में जोड़ते हैं? बहुवचन में। और अगर स्य लगा होता है तब भी का की के जोड़ते हैं, लेकिन वो एक वचन में जोड़ते हैं, तो यहाँ बहुवचन में जुड़ जाएगा। तो कहते हैं व्याकरण नियमाना मतलब व्याकरण के नियमों का कंठस्थीकरण, मतलब कंठस्थ करने में, बालक व्याकरण के नियमों का कंठस्थ करने में पद्धते केंद्रमस्ति। किस पद्धति का केंद्र है? कौन सी पद्धति का केंद्र है? मतलब व्याकरण के नियमों का कंठस्थीकरण करना किस पद्धति का केंद्र है? कौन सी पद्धति कहती है कि व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करो? इसका तात्पर्य है 4 पद्धतियां हैं। प्रत्यक्ष पद्धति, व्याकरण अनुवाद पद्धति, साहजिक उपागम पद्धति और संरचनात्मक उपागम पद्धति। 4 पद्धति दिया गया और कहा इसमें से कौन पद्धति कहता है कि व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करो? तो व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करने की एक ही पद्धति कहती है व्याकरण अनुवाद विधि। ध्यान रखो, जो व्याकरण अनुवाद विधि है इसके बारे में बहुत अच्छे से जान लो। इस विधि को हम भंडारकर विधि के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भंडारकर विधि के नाम से भी जानते हैं। और ये कहता है व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करो। इसमें 4 बिंदु हैं। इस भंडारकर विधि या व्याकरण अनुवाद पद्धति जो विधि है इसमें 4 बिंदु है। कौन सी बिंदु है? पहले नंबर पे है नियमों को कंठस्थ करना, नियमों को कंठस्थ करना, नियमों का कंठस्थीकरण। नियमों को कंठस्थीकरण का मतलब हुआ नियमों को कंठस्थ करना, ठीक है। नियमों का कंठस्थीकरण का मतलब ही है नियमों को कंठस्थ करना, कि नियमों को याद करना। दूसरे नंबर पे आता है एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद है, दूसरी भाषा में अनुवाद। तीसरे नंबर पे है दूसरी भाषा से पहली भाषा में अनुवाद है, भाषा में अनुवाद है। और चौथा इसका जो बिंदु है वह है शब्दकोश का ज्ञान, शब्दकोश का ज्ञान। शब्दकोश का ज्ञान मतलब शब्दों की जानकारी रखना, शब्दों को याद रखना। तो इन 4 बिंदुओं के आधार पर यह व्याकरण अनुवाद पद्धति चलती है। और व्याकरण के नियमों को याद करना केवल व्याकरण अनुवाद पद्धति कहती है। और ये जो प्रत्यक्ष पद्धति है इसमें किसी नियम को नहीं जानकारी, किसी व्याकरण के नियम की जानकारी नहीं रखा जाता है। इसमें सीधे सामने वाले से सीधे भाषा ग्रहण की जाती। कैसे? जैसे कि मैं प्रत्यक्ष विधि का एक उदाहरण ऐसे जान लो कि जैसे आप इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश की किताबें देखती होंगे। इंग्लिश मीडियम में जो इंग्लिश की किताबें हैं उसमें किसी अन्य भाषा का एक अक्षर भी प्रयोग नहीं होता है। इंग्लिश के शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग भी इंग्लिश में ही है, क्वेश्चन का आंसर भी इंग्लिश में ही है। और वही इंग्लिश मीडियम में संस्कृत की किताब देख लो। इंग्लिश मीडियम में संस्कृत किताब होगी उसमें संस्कृत के साथ हिंदी और इंग्लिश का भी प्रयोग किया गया होगा। प्रत्यक्ष विधि कहती है बिना किसी दूसरी भाषा को माध्यस्थ बनाए हुए ही तुमको एक भाषा सीखना है। और व्याकरण अनुवाद विधि कहती है दूसरी भाषा को माध्यस्थ बनाओ फिर वो भाषा सीखो।
तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि जिस भाषा की हम जानकारी पहले रखे हुए हैं, उस भाषा में अगर हम दूसरी भाषा को सीखते हैं, उसका प्रयोग करके दूसरी भाषा को सीखते हैं, तो व्याकरण अनुवाद विधि है। और अगर जिस भाषा को हमको जानकारी है, उस भाषा को माध्यस्थ ना बनाते हुए सीधे दूसरी भाषा को हम सीख लेते हैं, तो उसको प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। अच्छा, आजकल स्कूलों में जो पढ़ाई जाती है, व्याकरण सिखाया जाता है, वो कैसे भाषा सिखाई जाती है? अनुवाद के माध्यम से सिखाया जाता है, और उस अनुवाद के माध्यम में व्याकरण अनुवाद पद्धति का ही प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा, इंग्लिश सिखाते तो गुरुजी पहले नियम बता देंगे, वाट का प्रयोग किसके साथ होगा, वर्ब कैसा होगा, सब्जेक्ट कैसे होगा। हिंदी सिखाते हैं इसी तरह से कर्ता क्रिया सिखाते हैं, संस्कृत सिखाते हैं तो वाच्य आदि सिखा देते हैं, कर्ता कारक सिखाते हैं कि फिर कारक क्रिया के अनुसार चलेगा, क्रिया कारक के अनुसार चलेगी, ये सब सिखाते हैं। फिर अनुवाद देते हैं, जाओ 5-5 अनुवाद बना करके ले आओ। ये जो अनुवाद बनाने कह दिया, बस यही व्याकरण अनुवाद विधि है। देखा होगा, पहले कहेंगे हिंदी से संस्कृत बनाओ, फिर संस्कृत से हिंदी बनाओ, हिंदी से इंग्लिश बनाओ, फिर इंग्लिश से हिंदी बनाओ। ये जो अनुवाद करने की प्रक्रिया है, उसके माध्यम से जो भाषा सीखी जाती है, वो व्याकरण अनुवाद विधि होती है। अब नुकसान क्या है? देखिए, प्रत्यक्ष विधि से भाषा का जो बोलने की क्षमता है वो आएगा ज्यादा, और व्याकरण अनुवाद विधि में साहित्यिक भाषा मजबूत होगी। बोलने की क्षमता इससे कम मजबूत होगी, इससे साहित्यिक भाषा मजबूत होगी, और इससे मौखिक भाषा मजबूत होगी। प्रत्यक्ष, एक संस्कृत भारती संस्था है, संस्कृत भारतीय संस्था में देखिए, प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से संस्कृत सिखाई जाती है, बोलना। उसमें हिंदी का यूज नहीं करते, संस्कृत का ही यूज करके संस्कृत सिखाते हैं। उनका सिखाने का तरीका वो प्रत्यक्ष विधि है। और जहां पर हिंदी को प्रयोग करके, हिंदी का माध्यस्थ बना करके अगर संस्कृत सिखाई जाए, तो वो क्या है? व्याकरण अनुवाद विधि है। तो व्याकरण अनुवाद विधि क्या है? एक भाषा जो हमको पहले से पता है, उस भाषा का माध्यम बना करके हम दूसरी भाषा सीखते हैं, तो व्याकरण अनुवाद विधि है। और अगर दूसरी भाषा का माध्यम ना बनाए, मतलब जो भाषा हमको जानकारी पहले से, जिस भाषा का ज्ञान है, उस भाषा को माध्यम ना बनाए और सीधे दूसरी भाषा सीख लें, तो उसको प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। ठीक है। अब जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चलते हैं, वो वही काम संस्कृत भारतीय संस्कृत सिखाने के लिए करती है। उसमें जाओगे तो हिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, इंग्लिश से ही इंग्लिश सिखाएंगे, वो प्रत्यक्ष विधि है। और प्रत्यक्ष विधि के भी 4 आयाम हैं। जैसे व्याकरण अनुवाद पद्धति के 4 आयाम हैं, नियमों का एक कंठस्थीकरण होना चाहिए, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद, दूसरी भाषा से पहली भाषा में अनुवाद, और शब्दकोश का ज्ञान। ऐसे प्रत्यक्ष विधि के 4 आयाम हैं। हालांकि ये 4 आयाम लिखित रूप से नहीं है, लोगों का कहना है। क्या है कि जिस भाषा में अगर तुमको सीखना, कोई भाषा सीखनी, उसी भाषा को बोलो, उसी भाषा को सुनो, उसी भाषा में व्यवहार करो, और उसी भाषा में का समाज में प्रयोग भी करो। इस तरह से प्रत्यक्ष पद्धति से भाषा सीखी जाती है। तो व्याकरण के नियमों को कंठस्थीकरण करके जो पद्धति का केंद्र होता है, वो क्या है? व्याकरण अनुवाद विधि है, प्रत्यक्ष विधि नहीं है। साहजिक उपागम और संरचनात्मक उपागम भी नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कतमा भाषा अनायासेन अर्जिता भवति। अनायास शब्द का मतलब क्या है? अनायास शब्द का मतलब होता है स्वतः। अब सोचो, स्वतः माने क्या होता है? बिना मेहनत के, बिना मेहनत किए। हम इसको कह सकते हैं अपने आप। कौन सी भाषा? अनासेन, कतमा भाषा मतलब कौन सी भाषा? तो कौन सी भाषा? कौन सी भाषा? अनासेन अर्जिता मतलब अर्जित होती है, भवति मतलब होती है। तो कौन सी भाषा अनासेन, बिना मेहनत के, अपने आप स्वतः अर्जित हो जाती है? कौन सी भाषा है? प्रथमा मतलब पहली भाषा, दूसरी भाषा, विद्यालय की भाषा या विदेशी भाषा। तो ध्यान रखो, अपने आप जो भाषा अर्जित होती है वो पहली भाषा अर्जित होती है, प्रथमा भाषा। द्वितीय विद्यालय और विदेशी भाषा नहीं। अब इसका उदाहरण देते हैं। बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है, जन्म के बाद धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है, तो ये बताओ कौन सी भाषा में बोलना शुरू करता है? वही भाषा वो बोलना शुरू करता है जो भाषा उसके माँ बाप बोल रहे होते हैं। सबसे पहले वो जो सीख रहा होता है वो पहली भाषा ही है, अपने आप मिलती है। तो सोचो, एक पहली भाषा सिखाया ना पड़े, पहली भाषा सिखाई ना जाती, पहली भाषा स्वतः हो जाती है। यही कारण है, अब जैसे किसी गांव में कोई बच्चा जन्म लेता है तो अवधी बोलेगा या ब्रज भाषा बोलेगा, या गांव में जो भाषा बोली जा रही हो वो बोलेगा। यही लखनऊ जैसे शहरों में, बड़े शहरों में जन्म लेता तो खड़ी बोली बोलेगा। यही अगर दिल्ली जैसे शहरों में जन्म ले बालक और फिर वहीं पले बढ़े तो वहां दिल्ली जैसी भाषा बोलेगी। इसी तरह अमेरिका आदि में जहां इंग्लिश बोली जाती है, वहां कोई बालक बढ़े और पले तो वहां अंग्रेजी सीखेगा।
और वो उसकी प्रथम भाषा होगी, उसी को हम मातृभाषा कहते हैं। वही मातृभाषा है जिस भाषा में हम पले बढ़े हों, जन्म लिए हों, पले बढ़े हों, वो मातृभाषा कहलाती है। जिस मातृभाषा का प्रयोग करके हम बढ़ते हुए जाएं, वो मातृभाषा कहती है, और वही पहली भाषा होती है। तो आप जान रहे होंगे, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है दूसरी भाषा में सीखने के लिए। अंग्रेजी में अमेरिका में पला बढ़ा लड़का अंग्रेजी सीख जाएगा स्वतः, लेकिन उसको हिंदुस्तान आके हिंदी सीखना पड़ेगा। दूसरी भाषा अपने आप नहीं सीखेगा, पहली भाषा अपने आप सीखता है। तो अनाचार्य कौन सी भाषा होती है? प्रथमा भाषा। इसे ही हम मातृभाषा भी कहते हैं। जो पहली भाषा होती है वही मातृभाषा होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और इसमें यह भी देख लीजिए, विदेशी भाषा और विद्यालय की भाषा सीखनी पड़ती। विद्यालय की भाषा को सीखा जाता है, विदेशी भाषा भी सीखा जाता है, ये अनाशयन नहीं मिलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पठनस्य सा पद्धति यस्याम प्रकरणात् एन शब्दार्था ज्ञायते कथ्यते। कहते हैं पठन की सा पद्धति, वह पद्धति जिसमें प्रकरणात् एन शब्दार्था ज्ञायते। प्रकरणात् मतलब प्रकरण से ही, प्रकरण से ही। यहां प्रकरणात् एन नहीं होना चाहिए, प्रकरणात् ए होना चाहिए, प्रकरणात् एओ। तो प्रकरण से ही शब्दार्था ज्ञायते, शब्दार्थ ज्ञात हो जाता है, शब्द और अर्थ पता चल जाता है। संरचनात्मक उपागम से या संप्रेषणात्मक से या अधा ऊर्ध्वम से या समग्र भाषा उपागम से। प्रकरण से ही शब्दार्थ का ज्ञान हो जाता है, प्रकरण देखने से ही शब्द और अर्थ का ज्ञान हो जाता है। तो कौन सी भाषा ऐसी है जिसमें प्रकरण से ही शब्दार्थ का ज्ञान हो जाता है? तो देखो, इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। एक मतलब कहने का तात्पर्य यह हो कि पठन की वो पद्धति कौन है जिसमें प्रकरण से ही शब्दार्थ का ज्ञान हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो संरचनात्मक उपागम कहते हैं, या संप्रेषणात्मक उपागम कहते हैं, या आधा ऊर्ध्व उपागम कहते हैं, और या फिर समग्र भाषा उपागम कहते हैं। कैसे पता चलता है ये? तो ये किससे पता चलता है? अधा ऊर्ध्वम से। अधा ऊर्ध्व जो उपागम होता है, इसी से जो है शब्दार्थ का ज्ञान हो जाता है। प्रकरण से ही शब्दार्थ का ज्ञान, जब नीचे से ऊपर को पढ़ेंगे तो प्रकरण से ही शब्दार्थ का ज्ञान हो जाएगा। अच्छा, ये समग्र भाषा उपागम क्या होता है ये भी जान लो। अभी अधा ऊर्ध्व उपागम के लिए एक प्रश्न और है आगे, हम दोनों प्रश्नों का वहीं जिक्र करेंगे। वैसे सामान्य तौर पर बता दें, अधा ऊर्ध्व उपागम क्या होता है। अधा ऊर्ध्व का मतलब, अधा शब्द का अर्थ होता है नीचे से, और ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर की ओर। जब हम नीचे से ऊपर की ओर पढ़ते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर पढ़ने का मतलब नहीं है कि पेज के नीचे शुरू करो ऊपर की ओर जाओ, नहीं। हम छोटे छोटे बिंदुओं से बड़े बिंदु तक पहुंचते हैं। जैसे पहले शब्दार्थ पढ़ें, शब्दार्थ के बाद फिर वाक्य पैराग्राफ आदि पढ़ें, फिर उसका पूरा पाठ पढ़ने के बाद शब्दार्थ से समझें, फिर उसके बाद भाव समझें, फिर साहित्यिक सामाजिक भाव आदि समझते चले जाए, फिर नैतिक मूल्य समझें, सामाजिक मूल्य समझें। तो शुरुआत करेंगे शब्दार्थ से, नीचे स्तर से, तो वो कहा जाएगा अधा ऊर्ध्व। अधा शब्द का मतलब होता है नीचे से, अधा शब्द का तात्पर्य होता है नीचे से, या हम इसको नीचे का अर्थ ले सकते हैं प्रारंभ से, और ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर। तो अधा ऊर्ध्व का मतलब हो जाएगा नीचे से ऊपर। तो नीचे से ऊपर का मतलब पहले शब्दार्थ का ज्ञान करें, शब्दार्थ का ज्ञान करने के बाद फिर हम आगे बढ़ें, भाव समझें उसका, सामाजिक भाव, फिर नैतिक मूल्य आदि को समझें, यह है अधा ऊर्ध्व। और जहां पर पहले सामाजिक भाव नैतिक मूल्य समझें, बाद में शब्दार्थ को समझें, तो ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, उसको कहते हैं ऊर्ध्व अधा। ठीक है, तो जहां पर जिसमें प्रकरण से ही शब्दार्थ का ज्ञान होता है उसको अधा ऊर्ध्व कहते हैं। और समग्र भाषा उपागम क्या होता है? समग्र भाषा उपागम का मतलब होता है जिसमें संपूर्ण भाषा को एक साथ सिखाया जाता है। उसमें व्याकरण पर जोर नहीं दिया जाता है कि व्याकरण सिखाएं फिर भाषा सिखाएं। भाषा को पहले बोलना या पढ़ाना या बताना सिखा दिया जाता है, सिखाते रहें, सीधे संपूर्ण भाषा को एक साथ सिखाते हैं। जैसे व्याकरण अनुवाद विधि में क्या होता है, व्याकरण के छोटे छोटे नियम बता करके उसके बाद भाषा सिखाई जाती है, लेकिन समग्र भाषा का मतलब संपूर्ण भाषा एक साथ सिखाने की कोशिश की जाती है। अब जब संपूर्ण भाषा एक साथ सिखाई जाएगी तो उसमें छोटी छोटी गलतियां होंगी जरूर, और व्याकरणिक भी गलतियां होंगी, तो उन व्याकरणिक गलतियों पर या छोटी छोटी त्रुटियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। प्रत्यक्ष विधि में समग्र भाषा उपागम का ही प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम अभी उल्लेख किए थे कि छोटे छोटे ये जो इंग्लिश सिखाने वाले सेंटर हैं, ASL BSL आदि,
जिसमें इंग्लिश सिखाई जाती है, उसमें समग्र भाषा उपागम का प्रयोग करते हैं, उसमें व्याकरण नहीं सिखाते हैं, उसमें कहते हैं सीधे बोलो, अवसर देते हैं बोलो, और बोलने बोलते धीरे धीरे अभ्यास होता है, अच्छा बोलना शुरू कर देते हैं बालक। और वहां शुरू में छोटी छोटी गलतियां भी होंगी, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये होता समग्र भाषा उपागम। और अर्धावर्ध का मतलब नीचे से शुरू तक, मतलब जिसमें प्रकरण से ही शब्दार्थ का ज्ञान हो जाता है, अर्धावर्ध उपागम कहलाता है, ये होता है। और संप्रेषणात्मक उपागम क्या होता है? संप्रेषणात्मक उपागम का मतलब होता है वार्तालाप के माध्यम। संप्रेषण का मतलब बातचीत, अपनी बात को दूसरे तक भेजना। अच्छा, इन शब्दों का ही महत्व है। संप्रेषण में एक शब्द है प्रेषण, और प्रेषण शब्द किससे बना? प्रेषित, और प्रेषित माने होता है भेजना। अपनी भाव को भाषा के माध्यम से दूसरे तक भेजो, और इस तरह से जब अपनी बात को दूसरे तक भेजोगे बातों के माध्यम से, और अगला सुनेगा सीखेगा, तो संप्रेषणात्मक उपागम हुआ। जहां बालक वार्तालाप के माध्यम से एक दूसरी भाषा को सीखते हैं, तो उसको कहते हैं संप्रेषणात्मक उपागम कहते हैं। और संरचनात्मक उपागम में संरचना आदि का निर्माण किया जाता है, संरचना बनाकर के कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ये है। तो जब कभी ऐसा कहा जाए कि कौन सी पद्धति है जिसमें प्रकरण से ही शब्दार्थ का ज्ञान हो जाता है, तो अधा ऊर्ध्व उपागम उसको कहते हैं। अभी अधा ऊर्ध्व उपागम का आगे प्रश्न है, उस पर विधिवत चर्चा होगी। कहते हैं तथ्येभ्यः परम अनुमातुम कल्पयितुम व प्रक्रियास्ति। कहते हैं ये रिक्त स्थान है, यहाँ कहते हैं व्याख्यानम, विश्लेषणम, निष्कर्षणम, बहिर्वेशनम, इन 4 बिंदुओं में से एक बिंदु यहाँ रखना है। और कहते हैं ये बिंदु है, कौन सा बिंदु है? जिससे तथ्येभ्यः परम अनुमातुम कल्पयितुम व प्रक्रिया अस्ति। तथ्येभ्यः का मतलब होता है तथ्यों से, और परम का मतलब होता है आगे, तथ्यों से आगे। अनुमातुम का मतलब अनुमान करना, और कल्पितुम माने कल्पना करना, वा माने अथवा, प्रक्रिया अस्ति मतलब प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब है इन चारों में से कौन सा एक ऐसा बिंदु है जिसमें तथ्यों से आगे का अनुमान या कल्पना की जा सकती है। जैसे कुछ तथ्य दिए गए हैं, उन तथ्यों से आगे कल्पना की जाए। डाटा, तथ्य मतलब डाटा, जो हमारे पास डाटा है, उन डाटा को देख करके और उन डाटा के आधार पर भविष्य की हम जो सूचना दे दें, या ऐसे कह सकते हैं हम भविष्यवाणी कर दें, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? तो उसको व्याख्यान नहीं कहते, विश्लेषण नहीं, निष्कर्षण नहीं, बहिर्वेशन कहते हैं। और इसको बहुत अच्छे से जान लो, बहिर्वेशन 2 शब्द हैं, एक अंतर्वेशन, एक बहिर्वेशन। दोनों क्या होता है, दोनों के बारे में आज विधिवत हम चर्चा करेंगे। अंतर्वेशन क्या है और बहिर्वेशन क्या है? विश्लेषण का मतलब व्याख्या करना होता है, और व्याख्यान का मतलब, देखिए इसका मतलब विश्लेषण मतलब व्याख्या करना तुलना करके, और व्याख्यान का मतलब होता है व्याख्या देना, और निष्कर्षण मतलब होता है किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच जाना। कई डाटा है, उन डाटा को देखा गया, डाटा के बाद देख करके फिर हम कहा जाता है हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। तो लास्ट में जो निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है, लास्ट में वो होता है, उसको निष्कर्षण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नहीं। अब बहिर्वेशन की चर्चा करते हैं। देखो होता क्या है, जैसे हमारे पास कुछ डाटा हैं, अब इनको हम आगे नोट्स हैं, नोट्स के माध्यम से ही समझाते हैं। देखो बहिर्वेशन लिखा, बहिर्वेशन है क्या? कहते हैं बहिर्वेशन का अर्थ है कि ज्ञात डेटा या रुझानों के आधार पर उन ज्ञात सीमाओं के बाहर किसी अज्ञात या भविष्य के मान का अनुमान लगाना, जैसे ऐतिहासिक आंकड़ों से भविष्य की जनसंख्या का अनुमान लगाना, यह ज्ञात तथ्यों से आगे बढ़कर किसी पैटर्न को आगे बढ़ाने जैसा होता है। ज्ञात तथ्यों से आगे बढ़कर लिखा हुआ है, और ज्ञात तथ्यों से आगे बढ़कर ही लिखा है। तथ्येभ्यः परम का मतलब होता है जो तथ्य है उनसे आगे बढ़कर। तथ्य पर माने होता है बाद में, आगे, तो तथ्येभ्यः परम का मतलब तथ्यों से आगे, तो वही कहा गया है तथ्येभ्यः परम, तथ्यों से आगे बढ़ करके। तो जो होता है उसको बहिर्वेशन कहते हैं, यही लिखा है। इसका अर्थ है डेटा रुझानों के आधार पर, मतलब जो हमारे पास डेटा या रुझान है उन ज्ञात सीमाओं के बाहर किसी अज्ञात भविष्य के मान का अनुमान लगाना। अब इसको ऐसे समझो, जैसे हमारे पास कुछ बच्चों के डेटा हैं, जैसे 5 बच्चों के डेटा हमारे पास हैं, और 5 बच्चों को हमने देखा कि वो जो है मंथली एग्जाम में भी पास हो रहे हैं, बढ़िया अच्छे नंबर आ रहे हैं। त्रिमासिक परीक्षा जो होती है, क्वार्टरली एग्जाम, उसमें भी अच्छा नंबर लेकर के आए हैं। हाफ ईयरली एग्जाम में भी बहुत अच्छा नंबर लेकर के आए हैं। तो हमारे पास डेटा मंथली का है, क्वार्टरली का है, हाफ ईयरली का है, लेकिन हमारे पास डेटा ईयरली, वार्षिक परीक्षा का नहीं है। तो इन प्राप्त डेटा, जो 3 डेटा हमारे पास है, मंथली,
मतलब मासिक एग्जाम परीक्षा, और क्वार्टरली जिसको त्रिमासिक परीक्षा कहते हैं, और अर्धवार्षिक परीक्षा जिसको हम हाफ ईयरली बोलते हैं, इनका डेटा हमारे पास है, लेकिन वार्षिक परीक्षा का डेटा नहीं है। और इन तीनों डेटाओं में वो सब पांचों बच्चे बहुत बढ़िया हैं, सब 90-90% लेके रहे हैं। तो उन डेटा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वार्षिक परीक्षा में भी ये बच्चे बहुत अच्छा काम करेंगे, बढ़िया नंबर प्राप्त करेंगे, हमारे विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। तो वार्षिक परीक्षा तो हमारे पास डेटा था नहीं, तो हम कैसे जान पाए कि वार्षिक परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे? क्योंकि हमारे पास जो डेटा प्राप्त था, जो तथ्य प्राप्त थे, उन तथ्यों के आधार पर हमने भविष्यवाणी कर दी। उन तथ्यों के आधार पर हम आगे जान गए कि बच्चा अच्छा करेगा, क्योंकि पीछे 3 डेटा जो हमारे पास है, उन 3 डेटा वार्षिक, अर्धवार्षिक और त्रिमासिक, इन डेटा में जो है बच्चे, इन तथ्यों में बच्चों ने अच्छा किया है। जैसे कभी कभी होता क्या है, कोई बच्चा स्कूल में होता है बहुत बढ़िया अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया पढ़ता है, ये टॉप करेगा हाई स्कूल में। अब कैसे पता तुमको टॉप करेगा हाई स्कूल में? क्योंकि तुमने बहिर्वेशन किया, तुमने देखा कि कॉपी में बढ़िया लिखता है, तुमने देखा 4 बार सुना दिया, तुमने देखा कि उसने जो भी तुमने टेस्ट लिया, टेस्ट में अच्छे नंबर लाए, इसका मतलब ये अच्छा करेगा। तो उसको भविष्यवाणी जो होती है वो इसी डेटा के आधार पर होती है। तो बहिर्वेशन समझ गए कि जो डेटा हमको प्राप्त है, उन डेटा से आगे बढ़ करके जो हमको नहीं प्राप्त है उसकी भविष्यवाणी कर लेना बहिर्वेशन कहलाता है। यही लिखा हुआ है कि डेटा या ज्ञात डेटा या रुझानों के आधार पर उन ज्ञात सीमाओं के बाहर, जो हमारे पास डेटा उनकी नहीं, उनसे बाहर, तो जो अब जैसे अनुमान लगाया जाता है कि जनसंख्या 30 में बहुत ज्यादा हो जाएगी, कैसे पता? क्योंकि वर्तमान में अभी तक वो डेटा प्राप्त उनको, तो बहुत जनसंख्या हो जाएगी, क्योंकि अभी तक जो डेटा प्राप्त उसमें बहुत जनसंख्या का अनुमान लगा सक रहे हैं। तो वही कहा गया है, ये ध्यान रखना, ठीक है, कि तथ्येभ्यः परम, तथ्यों से आगे बढ़ करके, हट करके अनुमान लगाना या कल्पना करना प्रक्रिया क्या है? बहिर्वेशन है। बहुत अच्छे जान लो, जो डेटा प्राप्त हमको, उन डेटा के आधार पर आने वाले भविष्य की हम सूचना दे दें, उसको कहते हैं बहिर्वेशन। और अंतर्वेशन क्या है? अंतर्वेशन भी होता है। अंतर्वेशन का मतलब है कि दिए गए डेटा या बिंदु के बीच में अज्ञात मानों का अनुमान लगाना, जैसे गणित और डेटा। अब देखो, दिए गए डेटा या बिंदुओं के बीच के अज्ञात मान, इसमें कहा गया है सीमाओं के बाहर अज्ञात मान, और इसमें कहा गया दिए गए डेटा के बिंदुओं के बीच का अज्ञात मान का पता लगाना। अब इसका उदाहरण सुनो। जैसे मान लो कि तुमने 3 परीक्षाएं ली किसी बालक की, एक बालक है, उसकी तुमने 3 परीक्षाएं ली, त्रिमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, 3 परीक्षाएं तुमने ली। अब उसमें देखा कि कॉपी नहीं चेक हुई थी, या रिजल्ट आपके पास जो रखा हुआ था, तीनों का डेटा जो आपके पास था, उनमें से जो अर्धवार्षिक परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा जो डेटा था वो खो गया हो। अब तुमको नहीं पता है कि बालक ने अर्धवार्षिक में कैसा किया होगा, तो त्रिमासिक को देखोगे और वार्षिक को देखोगे। इन दोनों में जिसके बढ़िया नंबर होंगे, उस बालक के अगर बढ़िया नंबर हैं, तो इसका मतलब अर्धवार्षिक में भी उसने बढ़िया किया होगा। तो ये देखो, 2 डेटा के बीच की स्थिति को जानने के लिए, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक लड़का पेपर दे रहा है, पेपर देते देते बीच में बीमार हो गया। 5 पेपर होते हैं, 4 पेपर दिया, पहला दिया, दूसरा दिया, चौथा दिया, 5वां दिया, बीच का पेपर नहीं दिया, एब्सेंट हो गया, बीमार हो गया। अब बालक आता है कि सर हम बीमार हो गए थे, तो उसको तुम डेटा नंबर कैसे दोगे? वो तो बीमार हो गया था। अगर उसको नंबर देना पड़े तो कैसे दोगे? तो दोगे तो यही कि शुरू के 2 पेपर देखोगे कितना बढ़िया नंबर पाया है, लास्ट के 2 पेपर देखोगे कितने नंबर पाया है, तो उसी आधार पर बीच के नंबर दे दोगे। तो प्राप्त डेटा आगे पीछे के हैं और बीच का डेटा गायब है, तो तुम आगे पीछे वाले डेटा को देख करके बीच का अनुमान लगा लोगे। इसको कहते हैं अंतर्वेशन। अंतर्वेशन का मतलब होता है आगे पीछे का डेटा हो और बीच का डेटा गायब हो, उसमें तथ्यों के बीच की स्थिति को पता लगाने का, अनुमान करने का, जो कल्पना करने की क्षमता होती है, वो अंतर्वेशन कहलाता है। यही यहां लिखा हुआ है कि दिए गए डेटा बिंदुओं के बीच के अज्ञात मानों का अनुमान लगाना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अंतर्वेशन। और दिए गए डेटा, जो डेटा नहीं दिया गया है, उनका अनुमान लगाना दिए गए डेटा के आधार पे, उसको कहते हैं बहिर्वेशन। हमारे पास हाफ ईयरली का डाटा है, क्वार्टरली का डाटा है, लेकिन ईयरली का डाटा नहीं है, तो ईयरली का डाटा जो हम निकालेंगे हाफ ईयरली और क्वार्टरली के अनुमान से। हमारे पास
क्वार्टरली का है और ईयरली का है, हाफ ईयरली का नहीं है। तो हाफ ईयरली बीच की स्थिति हुई ना, उसका अनुमान कैसे लगाएंगे हम? अंतर्वेशन के माध्यम से। ये दोनों में अंतर होता, अंतर्वेशनम बहिर्वेशनम। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एको बाला कथयति मम वेट न करणीया अहम लेट भवितुम शक्नोमि कस्य इयम उदाहरणम। कहते एक बालक कहता है कि मम वेट ना करणीया, मतलब मेरा वेट माने क्या? प्रतीक्षा। ना करणीया मतलब मत करो, हमारी प्रतीक्षा ना करो। अहम लेट भवितुम शक्नोमि, मैं लेट हो सकता हूँ। शक्नोमि माने सकता हूँ, अहम माने मैं लेट हो सकता हूँ, भवितुम शक्नोमि मैं लेट हो सकता हूँ। एक बालक कहता है मम वेट ना करणीया, मेरी प्रतीक्षा ना करना। अहम लेट भवितुम शक्नोमि, मैं लेट हो सकता हूं। ये कस्य उदाहरणम, ये किसका उदाहरण है? लेट हो जाऊंगा तो किसका उदाहरण है? अब देखो इसमें किया क्या बालक ने, एक शब्द और मतलब शुरू का शब्द लास्ट का शब्द, या ऐसे कह सकते हो एक शब्द उसने अंग्रेजी का लिया है, बाकी संस्कृत का ले लिया। एक शब्द उसने अंग्रेजी का लिया है, बाकी संस्कृत का ले लिया। तो उसने क्या किया? उसने कोड भाषा बना ली। हालांकि कभी कभी बच्चे शैतानी के चक्कर में भी ऐसा बोल देते हैं। तो यहाँ हुआ क्या है, कोड बना लिया। कूट कहते हैं इसको, शुद्ध रूप से क्या कहते हैं? कूट, इंग्लिश में कोड बोलते हैं। कूट बना लिया। अब कूट बन गया एक प्रकार से संस्कृत और इंग्लिश की भाषाओं का प्रयोग करके। तो ये किसका उदाहरण है? उपभाषा का, कूट परिवर्तन का, बहुभाषिकता का, कूट मिश्रणम का। तो देखो कूट मिश्रणम का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि कूट में क्या किया उसने? दो भाषाओं को मिश्र कर दिया। मिश्र माने होता है मिला देना। कोड बनाया, कैसे कोड बनाया है? दो भाषाओं को मिला के कोड बनाया है, मिश्रण करके कोड बनाया है। जब दो भाषाओं का मिश्रण करके कोड बना लिया जाए तो समझो कूट मिश्रण है। और वैसे भी कोड बनाने के लिए भाषाओं में अंतरफेर कर लिया जाता है। अब सोचो कि जब कूट मिश्रण कूट मिश्रण है तो कूट परिवर्तन के नहीं। कूट परिवर्तन में एक भाषा को दूसरे भाषा में परिवर्तित कर दिया जाता है, ट्रांसलेट कर दिया जाता है, वो कूट परिवर्तन होगा। लेकिन यहाँ परिवर्तन कहाँ किया गया है? वहां तो एक भाषा दो भाषाओं को मिला दिया गया है, मतलब दो भाषाओं के शब्दों को आपस में मिलाया गया है। तो कूट परिवर्तन नहीं, कूट मिश्रण हुआ ये। और कूट परिवर्तन में शब्द को परिवर्तित कर दे, एक भाषा से दूसरे भाषा में बदल दे। उपभाषा क्या होता है? उपभाषा किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है, किसी समुदाय में बोली जाने वाली भाषा उपभाषा कहलाती है। और बहुभाषिकता का मतलब जान ही रहे हो, कोई व्यक्ति है जिसके पास बहुत भाषाएं जानता हो। अब इसका मतलब यह है कि वो दो भाषाओं को जानता था। जरूरी नहीं कि वो दो भाषाओं को जानता हो सकता खाली वेट शब्द को जानता हो बस, बाकी पूरी भाषा ना जानता हूँ। बहुभाषिकता का उदाहरण नहीं। बहुभाषिकता में होता क्या है, एक लाइन बोलो, दूसरी लाइन दूसरे भाषा में बोल दो, तीसरी लाइन तीसरे भाषा में बोल दो। जैसे कहते हो अहम न गच्छामि, मैं नहीं जाऊंगा। इससे पता चलता है कि दो भाषा जानता है, क्योंकि दोनों अलग अलग लाइनें बोली गई। कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? कि हम अत्र तिष्ठामि, तीन भाषाएं बोली गई हैं एक ही वाक्य के लिए। तो ये बहुभाषिकता है। बहुभाषिकता ये नहीं है, ये क्या है? कूट मिश्रण होता है। ठीक है। उपभाषा क्या है? किसी क्षेत्र विशेष या समुदाय विशेष में बोली जाने वाली भाषा। कूट परिवर्तन, एक भाषा को दूसरे भाषा में परिवर्तित कर देना। बहुभाषिकता, बहुत सी भाषाओं को ज्ञाता हो। और कूट मिश्रण ये। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधोलिखितेषु कथनेषु आकलन से द्वे प्रमुख प्रकार विषय किम सत्यम अस्ति। अब देखो यहां लिखा सत्यम अस्ति, मतलब सत्य है। ये ध्यान रखना, लास्ट में हम बताए हैं प्रश्न के अंतिम जो शब्द हो उसको जरूर देखो। तो कहते हैं अधोलिखितेषु कथनेषु, अधोलिखित कथनों में से आकलनस्य द्वे प्रमुख प्रकार विषय, आकलन के दो प्रमुख प्रकार के विषयों में किम सत्यम अस्ति, क्या सत्य है। देखो इस प्रश्न को हम अभी नहीं बताएंगे। हम सोच रहे हैं कि पहले आकलन के बारे में पढ़ा दें। हालांकि इस पर एक बार हम क्लास ले चुके हैं, लेकिन चूंकि हम लक्ष्य भेदक सीरीज कर रहे हैं तो यहाँ जो भी प्रश्न हमारे माध्यम में आएगा उसको बताएंगे। तो पहले हम आपको आकलन पढ़ा दें। आकलन पढ़ा दें तो ये प्रश्न खुद करोगे। हम चाहते हैं ये प्रश्न खुद करो, हम ना करना पड़े। अब आकलन के लिए देखो नोट्स भी है और हम ऐसे भी समझाते हैं। आकलन है क्या? आकलन एक प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों, विशेषताओं या प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब किसी व्यक्ति के गुण, विशेषता और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है, उसको कहते हैं आकलन। आकलन को गांव की भाषा में आंकना कहते हैं या अंकन करना कहते हैं। कहते हैं तुमको देखते ही हम आंक लिए हैं, तुम्हारे बारे में सब जान लिए हैं। तो इसका मतलब क्या है? पता लग जाना, जान लेना, जानकारी लेना, आकलन कहलाता है। किसकी जानकारी लेना? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या गुणों, किसी व्यक्ति वस्तु के गुणों या विशेषताओं या प्रदर्शन का आकलन करना, प्रदर्शन को जानना, प्रदर्शन को आंक लेना। तो आकलन मतलब जानकारी इकट्ठा कर लेना।
ठीक है, पता लगा लेना, समझ गए। जैसे कोई बैठा बैठा तुम्हारा आकलन कर रहा होगा, तो इस प्रकार से आकलन करना मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, तो इसको तुम मूल्यांकन भी कह सकते हो, मूल्यांकन करना भी कह सकते हो। शिक्षा के संदर्भ में आकलन छात्रों के अधिगम, समझ और कौशल का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है। आकलन के मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों के, अब कहते हैं शिक्षा के संदर्भ में क्या है? छात्रों के अधिगम, समझ और कौशल का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है। मतलब समझ, कौशल और अधिगम, मतलब बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना अधिगम किया, कितना सीखा, कैसे सीखा, उसके समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन सब को आंकना, इन सब का पता लगाना, इन सब का मूल्यांकन करना ही आकलन कहलाता। आकलन मतलब जांचना, एक शब्द में कहें तो आकलन मतलब जांचना। बच्चे, हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं, इसकी जानकारी लेना, इसको जांचना। बच्चों का अधिगम हो रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, उनका कौशल, लिखने का कौशल, पढ़ने का कौशल विकसित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रगति हो रही है इनकी कि नहीं हो रही है, ये सब आकलन करा कहलाता है, जांचना। ठीक है, आकलन के बारे में कहा गया है छात्रों के अधिगम का मूल्यांकन करना, छात्रों की प्रगति को मापना, शिक्षकों को अपने शिक्षण पद्धतियों को सुधारने में मदद करना और शिक्षक अधिगम में सुधार करने के लिए प्रक्रिया प्रदान करता। कहते हैं आकलन कई प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं। 4 प्रमुख आकलन होते हैं। कौन से? रचनात्मक आकलन, इसके बारे में हम ऐसे समझाते हैं। रचनात्मक आकलन क्या है? रचनात्मक आकलन वह आकलन होता है जो अधिगम की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। मतलब बच्चों को तो पढ़ा रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते उनका आकलन भी करते जा रहे हो, तो इसको कहते हैं रचनात्मक आकलन। और ये पूरे सत्र चलता है, पूरे साल आकलन होता रहता है। जैसे मान लो हम आज पढ़ाए हैं, कल उनसे पूछ लें, परसों टेस्ट ले लें, त्रिमासिक परीक्षा ले लें, मासिक टेस्ट ले लें, अर्धवार्षिक परीक्षा ले लें, ये सब क्या है? रचनात्मक आकलन है। जिसका रचनात्मक का मतलब यही हुआ कि हम पहले पढ़ाएंगे, फिर चेक करेंगे, अच्छा अगर बच्चों में कमी है तो फिर पढ़ाएंगे, फिर चेक करेंगे, फिर रचनात्मक कार्य करेंगे, फिर चेक करेंगे, ये रचनात्मक मूल्यांकन है। ठीक है, और रचनात्मक मूल्यांकन अधिगम के दौरान पूरे साल किया जाता है। योगात्मक आकलन क्या होता है? अधिगम प्रक्रिया के अंत में किया जाने वाला आकलन। अधिगम प्रक्रिया के अंत में किया जाने वाले का मतलब है अधिगम समाप्त हो गया, तब हम आकलन करें, हम उनको पढ़ा चुके, फिर आकलन करें। और इसको किस रूप में देखते हैं? इसको वार्षिक परीक्षा के रूप में देखते हैं। कहते हैं अधिगम के अंत में, मतलब पूरे साल हम उनको पढ़ाएंगे और लास्ट में जो आकलन कर लेंगे उसको योगात्मक कहेंगे। ठीक है, तो पढ़ाते पढ़ाते पूरे साल जो आकलन होता रहता है उसको रचनात्मक आकलन कहते हैं। और पढ़ाने के बाद अंत में जो आकलन किया जाता है वार्षिक परीक्षा के रूप में, उसको कहते हैं योगात्मक आकलन। अगर कोई कहे कि पूरे सत्र के मध्य में कोई आकलन चल रहा है, संपूर्ण सत्र कोई आकलन चल रहा है, तो कौन सा आकलन होगा? वो रचनात्मक आकलन होगा। इसमें मासिक टेस्ट भी आ जाएगा, त्रिमासिक टेस्ट भी आ जाए, परीक्षा भी आ जाएगी, अर्धवार्षिक परीक्षा भी आ जाएगी। और अगर कहा जाए कि कोई अधिगम हो गया, उसके बाद आकलन किया गया, सत्र के अंत में आकलन किया गया, सत्रांत में आकलन किया गया, उसको क्या कहेंगे? योगात्मक आकलन। फिर निदानात्मक आकलन क्या होता है? छात्रों की कमजोरियों को पहचानने के लिए किया जाने वाला। छात्र में कौन सी, निदान शब्द का मतलब होता है समस्या का पता लगाना। छात्र अगर बार बार आप रचनात्मक आकलन से देख रहे हो, पढ़ाते हो, फिर चेक करते हो, फिर पढ़ाते, फिर चेक करते, नहीं समझ में आ रहा बच्चों के, तो इसका मतलब कोई समस्या है। उस समस्या के समाधान के लिए जो आकलन किया जाता है उसको रचनात्मक आकलन कहते हैं। और प्रगतिशील आकलन का मतलब होता है छात्रों की प्रगति को निरंतर मापने के लिए किया जाने वाला आकलन। लगातार मापने के लिए जो आकलन किया जाता है उसको प्रगतिशील आकलन कहते हैं। और कहते हैं रचनात्मक आकलन अधिगम की प्रक्रिया के दौरान निरंतर किया जाता है, जिसका उद्देश्य छात्रों को प्रतिक्रिया प्रदान करना और उनके अधिगम में सुधार करना। योगात्मक अधिगम की प्रक्रिया के अंत में किया जाता है, जिसका उद्देश्य छात्रों के अधिगम का मूल्यांकन कर जाना और उनके प्रदर्शन को मापना। ये परीक्षा या मूल्यांकन के रूप में किया जाता है। ठीक है, समझ गए? तो इसको संक्षेप में ऐसे समझो, पूरे सत्र भर जो आकलन होता है उसको कहते हैं रचनात्मक आकलन। सत्र के अंत में जो होता है, उसके बाद हम पढ़ा नहीं सकते, हम उसको अधिगम नहीं करा सकते, तो वही योगात्मक आकलन। अब प्रश्न पढ़ो। अब प्रश्न है कि 4 आकलन बताए गए हैं, उसमें से कहा गया है अधोलिखितेषु कथनेषु आकलन द्वय प्रमुख। कहते जो 2 प्रमुख आकलन के प्रकार हैं उनके विषय में क्या सही है? 2 कौन से? रचनात्मक और योगात्मक। तो इसमें रचनात्मक और योगात्मक आकलन के 4 विकल्प दिए गए हैं। कहते इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो पहला दिया गया रचनात्मक आकलनम अधिगमस्य संपूर्ण अवस्थायाम निरतम क्रियते। मतलब रचनात्मक जो आकलन है वो अधिगम की संपूर्ण अवस्था में लगातार चलता रहता है। निरंतर शब्द का मतलब लगातार होता है।
मतलब अधिगम की प्रक्रिया के दौरान लगातार चलता रहता है, उसको हम रचनात्मक आकलन कहते हैं। क्या ये सही है? अथवा योगात्मक आकलन अधिगम की अवस्था के पूर्व और पश्चात दोनों तरफ होता है, क्या ये सही है? मतलब अधिगम के पहले और अधिगम के बाद दोनों तरफ वो नहीं होता, हम बता चुके हैं। केवल अधिगम के पश्चात, अधिगम अवस्थाया ओनली में पश्चात, केवल में पश्चात भवति सह योगात्मक आकलनम कथ्यते। और यह आकलन संपूर्ण सत्रे प्रचलति, अधिगमस्य संपूर्ण अवस्थायाम निरंतरम प्रचलति सह रचनात्मक आकलनम कथ्यते। तो ये योगात्मक आकलन जो होता है वो केवल पश्चात होता है, पूर्व में नहीं होता है। और जब पूर्व में होता नहीं है तो इसको हम जो है योगात्मक आकलन वाला बिंदु जो है नहीं होता, तो ये गलत हो गया। रचनात्मक आकलन अधिगम के अधिकतर स्वरूप में केंद्रित होता नहीं, रचनात्मक आकलन अधिगम के अधिकतर स्वरूप में नहीं केंद्रित होता है। और योगात्मक आकलन समग्र शैक्षणिक वर्षे आकलनस्य प्रत्येक स्वरूपस्य समग्रता वर्तते। मतलब समग्र शैक्षणिक वर्ष, जैसे कहें समग्र शैक्षणिक वर्षे, तो समग्र शैक्षणिक वर्ष में रचनात्मक होता, योगात्मक नहीं होता, तो ये भी विकल्प गलत है। इन चारों का मतलब हुआ कि रचनात्मक आकलन अधिगम की संपूर्ण अवस्था में लगातार चलता है, ये सही है। या योगात्मक आकलन अधिगम के पूर्व और पहले होता है, या रचनात्मक आकलन अधिगम के केंद्र में होता है, या योगात्मक आकलन संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष में आकलन के प्रत्येक स्वरूप की समग्रता में होता है। सब गलत है, केवल ये सही है। क्योंकि हम पहले बताए हैं रचनात्मक आकलन उसे कहते हैं जो संपूर्ण वर्ष में लगातार चलता रहता हो। तो लगातार कौन चलता है? ये वाला, ठीक है। तो ये आकलन का था। आकलन ध्यान रखना, एक बार संक्षेप में फिर से बता देते हैं। आकलन के मूल दो रूप हैं, ऐसे तो चार बताए गए हैं, जिनमें रचनात्मक जो होता है वो पूरे सत्र भर चलता है, क्योंकि अधिगम के दौरान किया जाता है, और योगात्मक आकलन अधिगम के अंत में किया जाता है, इसलिए सत्र के अंत में होता है, वार्षिक परीक्षा के रूप में कह सकते हैं। फिर कहते हैं अधोलिखितेषु किम रचनात्मक आकलनस्य उदाहरणम नास्ति। कहते हैं अधोलिखितेषु, मतलब ये जो नीचे चार बिंदु दिए हैं इनमें रचनात्मक आकलन का कौन सा उदाहरण नहीं है, कौन सा उदाहरण रचनात्मक आकलन का इनमें से नहीं है। अब रचनात्मक आकलन हम बता चुके हैं जो संपूर्ण सत्र भर चले। अब कहते हैं कि व्यापक लिखित परीक्षाया काले काले कतिपय अन्य कार्याणाम च संयोजनम। मतलब व्यापक और लिखित परीक्षा के साथ समय समय पर कुछ अन्य कार्यों का संयोजन करना चाहिए। मतलब व्यापक और लिखित परीक्षा तो होगी ही होगी, बीच बीच में कुछ अन्य छोटे छोटे कार्य भी हो जाने चाहिए। कार्य का मतलब जैसे तुम वर्क दे रहे हो, उनको घर से करने के लिए ला करके दो, या सुन लो, या छोटे छोटे टेस्ट ले लो, इस तरह से ये। अथवा संपूर्ण सत्रे आद्योपांतम लघु परीक्षाभ्य। हाँ, यहाँ ये ध्यान रखना उदाहरणम नास्ति, कौन सा उदाहरण रचनात्मक आकलन का नहीं है, ढूंढना है। तीन है, एक नहीं है। संपूर्ण सत्र में आद्योपांत लघु परीक्षाभ्यास मित्र पुनरीक्षण पर्यंतम आकलन पद्धतियां। मतलब पूरे सत्र आद्योपांत मतलब शुरू से अंत तक छोटी छोटी परीक्षाओं के माध्यम से आकलन किया जाए। संपूर्ण सत्रे मौखिक लिखित परीक्षाणाम क्रमेण आयोजनम भूमिका निर्वहणम च। और कहते हैं पूरे संपूर्ण सत्र में मौखिक और लिखित परीक्षा का क्रमशः आयोजन हो और भूमिका का निर्वहन इत्यादि कार्यक्रम भी हो। तो भैया जैसे कहा मेरे प्यारे भाइयों, संपूर्ण सत्र कह दिया तो इसका मतलब पूरे साल भर चलेगा ना। और जब पूरे साल भर चलेगा तो दोस्तों बताओ ये रचनात्मक होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम पहले बता चुके हैं रचनात्मक संपूर्ण सत्र भर चलता है, क्योंकि उसका काम होता है अधिगम की प्रक्रिया के दौरान। मतलब साल भर अधिगम होगा, साल भर निरीक्षण वाला कार्य चलेगा, पुनरीक्षण वाला कार्य चलेगा, आकलन वाला कार्य चलेगा, साल भर जांचोगे। अच्छा, बच्चों को पढ़ाते हैं तो बताइए उसमें बच्चों का बीच में टेस्ट लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बीच बीच में सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? बीच बीच में छोटी छोटी परीक्षाएं कराते हैं कि नहीं कराते हैं? वो सब रचनात्मक है। और जब लास्ट में बड़ी परीक्षा करा लेते हैं उसके बाद उनको कक्षा से बाहर कर देते हैं, अगली कक्षा में प्रमोट करना या पास होना जो भी कहते हैं, तो क्या है वो योगात्मक हो जाता है। और फिर कहते हैं सत्रांत एका सत्र परीक्षा, सत्र के अंत में एक सत्र परीक्षा जिसको हम वार्षिक परीक्षा कहते हैं। यही विकल्प सही होगा क्योंकि ये रचनात्मक का उदाहरण नहीं है, बाकी तीनों रचनात्मक के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यदा एक आरंभिक पाठकः विशेष पाठ्य वस्तुनः अभिप्रायं ज्ञातुं पाठ विषयस्य
सांस्कृतिक पक्षाणाम च विषय स्वसामान्य ज्ञान से प्रयोगा करोति एतत् कथ्यते। मतलब ये हुआ कि एक आरंभिक पाठक, अच्छा आरंभिक पाठक का मतलब होता है जिसने पढ़ना प्रारंभ किया हो। तो कहते एक आरंभिक पाठक है जो विशेष पाठ्य वस्तु का अभिप्राय जानने के लिए पाठ विषय के सांस्कृतिक पक्षों और विषय के सामान्य ज्ञान का प्रयोग करता है। अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग करता है, स्वसामान्य ज्ञान, अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग करता है, उसको क्या कहा जाता है? मतलब एक आरंभिक पाठक है जिसने पढ़ना प्रारंभ किया। पढ़ना प्रारंभ मतलब ऐसे पढ़ना प्रारंभ नहीं किया है, किसी पाठ को पढ़ना प्रारंभ किया है। अब उस पाठ के विषय वस्तु को जानने के लिए, उसके सांस्कृतिक पक्ष को जानने के लिए अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग करता है, तो उसको क्या कहेंगे? मतलब अभी उसने पाठ को पढ़ना आरंभ ही किया है, पूरा पाठ पढ़ा नहीं है, और सीधे सांस्कृतिक पक्ष पे पहुंच गया और उसको जानने के लिए अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग करता है, तो उसको क्या कहेंगे? तो ये बताओ, उसने क्या शब्दार्थ को पकड़ पकड़ के ऊपर पढ़ना प्रारंभ किया है कि पहले शब्दार्थ पढ़ा होगा, फिर आगे बढ़ा होगा, फिर पैराग्राफ और पूरा पाठ पढ़ा होगा, फिर उसके भाव को समझा होगा, फिर सांस्कृतिक पक्ष को समझा होगा? अगर ऐसा करता तो नीचे से ऊपर की ओर कहा जाता, लेकिन वो सीधे पहुंच गया, कहां पहुंच गया? सीधे वो पहुंच गया सांस्कृतिक पक्ष पे। वही न शब्दार्थ पढ़ा उसने, शब्दार्थ की जानकारी नहीं ली, अब नहीं उसने भाव की जानकारी नहीं ली, उसका सारांश नहीं समझा, सीधे सांस्कृतिक पक्ष पे पहुंच गया। अब सांस्कृतिक पक्ष पे जब ऐसे पहुंचेगा सीधे, तो अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो ऐसे को क्या कहते हैं? बॉटम अप, बॉटम डाउन, ऊर्ध्व अधोगामी या टॉप अप। देखो पहली चीज तो टॉप अप और बॉटम डाउन ये दो होते नहीं, उपागम खाली यही दो होते हैं, बॉटम अप और ऊर्ध्वगामी। बॉटम अप को, बॉटम शब्द का मतलब क्या होता है? देखिए बॉटम शब्द जो होता है उसका मतलब होता है नीचे, और अप शब्द का मतलब होता है ऊपर। तो बॉटम अप का मतलब हो गया नीचे से ऊपर, तो उसने नीचे से ऊपर नहीं पढ़ा। और ऊर्ध्व अधोगामी का मतलब, ऊर्ध्व माने भी ऊपर, अधो माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधो माने नीचे, लिख देते हैं। ऊर्ध्व माने ऊपर, अधो माने नीचे। अब उसने क्या किया कि बताओ सीधे सांस्कृतिक पक्ष पे पहुंचा। पहली चीज तो ये जान लो कि बॉटम अप क्या होता है। बॉटम अप का मतलब होता है नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर का मतलब ये नहीं होता है कि पेज के नीचे शुरू कर ऊपर तक पहुंचो। नीचे से ऊपर का मतलब होता है छोटे छोटे बिंदुओं से हम बड़े बिंदु पर पहुंचे। पहले शब्द का ज्ञान, फिर उसके अर्थ का ज्ञान, फिर पाठ का सारांश, फिर पाठ का भाव, फिर सांस्कृतिक पक्ष, फिर सामाजिक मूल्य, फिर नैतिक मूल्य, तब समझे। इसलिए देखो नैतिक शिक्षा की किताबों में पाठ के ऊपर नहीं लिखा होता कि हम ये शिक्षा इस पाठ से मिलती है, नीचे लिखा होता हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है। कि मतलब पहले पाठ पढ़ो, फिर नैतिक मूल्य पे जाओ, फिर सामाजिक मूल्य पे जाओ। तो इसने पाठ पढ़ा कहाँ? भी आरंभिक पाठक पाठ पढ़ना शुरू किया और सामाजिक मूल्य पे पहुंच गया, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। जब शब्द शब्दार्थ का ज्ञान होगा, भाव केंद्र पहुंचेगा, सामाजिक पक्ष में नैतिक मूल्य पहुंचेगा, तो वो नीचे से ऊपर कहा जाएगा। और जो सीधे सांस्कृतिक पक्ष पे पहुंच जाए, फिर सारांश से फिर शब्दार्थ की ओर आए, तो ये ऊपर से नीचे की ओर कहा जाएगा। जो ऊपर से नीचे होता है उसको कहते हैं ऊर्ध्व अधोगामी, जो नीचे से ऊपर होता है उसको कहते हैं बॉटम अप कहते हैं, या अधा ऊर्ध्वम भी। अगर हिंदी में लिखेंगे, संस्कृत में लिखेंगे तो अधा ऊर्ध्वम भी कहेंगे उसको। तो ये अधा ऊर्ध्वम नहीं, ये ऊर्ध्व अधोगामी हो गया, क्योंकि सांस्कृतिक पक्ष से नीचे की ओर ये आ रहा है। आगे चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में। कहते हैं ऊर्ध्व अधोगामी उपागम क्या होता है? कहते इसमें पाठक अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव के उपयोग करके पाठ के अर्थ को समझने का प्रयोग करता है। यही इसने किया है। देखो लिखा हुआ है कि सांस्कृतिक पक्षों का के विषय में स्वसामान्य ज्ञानम प्रयोग करो, अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग करता है, क्योंकि पूरा पढ़े नहीं इसने अभी। इस उपागम में पाठक पाठ के सांस्कृतिक पक्षों और अन्य संदर्भों का उपयोग करके पाठ के अभिप्राय को समझने का प्रयास करता है। ये ऊर्ध्व अधोगामी है, क्योंकि ये ऊपर सीधे पहुंच जाएगा सांस्कृतिक पक्ष में, तो अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग करेगा, फिर उसके बारे में पढ़ेगा। और बॉटम अप, जिसको जो है आधा ऊर्ध्वगामी उपागम कहते हैं, ये क्या होता है? इसमें पाठक पाठ के छोटे हिस्सों को समझने से शुरू करता है और धीरे धीरे पूरे पाठ को समझने का प्रयास करता है। छोटे हिस्से क्या? शब्दार्थ को समझता है, शब्दार्थ को समझता है, फिर आगे बढ़ता है, उसको कहते हैं आधा ऊर्ध्वगामी। जब कभी कहा जाए सांस्कृतिक पक्ष, नैतिक मूल्य, और शुरू में पढ़ना शुरू कर दिया, अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग करते, सीधे समझ जाओ ऊर्ध्व अधोगामी है। और जब कहें शब्दार्थ पढ़ा, फिर उसके बाद केंद्रीय भाव, फिर उसके बाद सामाजिक पक्ष, नैतिक मूल्य पढ़ा, तो उसको कहेंगे आधा ऊर्ध्वम। ठीक है? तो नीचे से ऊपर आधा ऊर्ध्वम, ऊपर से नीचे ऊर्ध्वधा कहलाता है।
आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधारभूतस्य अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल कथ्यते। आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल कहलाता है दैनिक संप्रेषणाय प्रयुक्त भाषा, अंतर्भाषा, उच्चतर कोटि भाषा कौशलम या मूर्त भाषा। आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल क्या है? पहली चीज तो जान लीजिए, आधारभूत जो अंतर्वैयक्तिक शब्द इसी में छिपा हुआ है। अंतर्वैयक्तिक का मतलब होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच जो हम दिन में प्रतिदिन भाषा का प्रयोग करते हैं, प्रतिदिन भाषा का प्रयोग करते हैं, उसको अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल कहते हैं। तो इसलिए दैनिक संप्रेषणाय प्रयुक्त भाषा जो होगी वही आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल होगा। और अंतर्भाषा एक विशेष समुदाय या जाति के लिए होती है। उच्चतर कोटि भाषा कौशलम उच्च शिक्षा के स्तर के लिए होती है। ठीक है। अमूर्त भाषा अमूर्त विचारों को प्रकट करने के लिए होती है। इसके बाद में देखो लिखा हुआ है कि रोजमर्रा के सामाजिक बातचीत में उपयोग होने वाली भाषा क्षमताएं हैं जिनमें मौखिक संचार, बोलना, गैर मौखिक संचार, बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, सक्रिय श्रवण और समानुभूत दूसरों की भावनाओं को समझना शामिल है, जो किसी व्यक्ति को सामान्य बातचीत और आपसी संबंधों को प्रभावी ढंग से संभालने में मदद करते हैं। जो कौन सी? जो रोजमर्रा की सामाजिक बातचीत, इसको क्या कहते हैं? आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल। संप्रेषण मतलब विचार को प्रेषित करना, व्यक्त करना। आधारभूत जो मूल आधार हमारे रोज की भाषा ही होती है। ठीक है। तो जो आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण होता है वो रोजमर्रा की भाषाएं होती हैं। अंतर्भाषा एक विशेष प्रकार की भाषा जो विशिष्ट समूह या समुदाय के लोगों द्वारा बोली जाती है। यह भाषा कैसी है? उच्च स्तर की शिक्षा और ज्ञान के लिए उपयोग होती है। और अमूर्त भाषा एक प्रकार की भाषा जो अमूर्त विचारों और धारणाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो ये था हमारे जो है आज लक्ष्य भेदक सीरीज का पहला पार्ट। और आज से प्रतिदिन आपको शाम को 7 बजे, अगर लेट होता है थोड़ा बहुत तो भले 8 बज जाए, अन्यथा शाम को 7 बजे लक्ष्य रखा गया। अभी तो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं और शीघ्र ही हम लाइव भी आएंगे। लाइव आएंगे तो आपको लाइव की सूचना पहले से मिलेगी। आप लोग सूचना प्राप्त करके लाइव के लिए वेट कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। और मिलते हैं प्रतिदिन शाम को 7 बजे लक्ष्य भेदक सीरीज के साथ। धन्यवाद।